नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आज के इस मुअज़्ज़ज़, हसीन और बावकार लोगों के सामने सेगमेंट में मौजूद मैं तमाम हिंदू भाइयों को, तमाम सिख भाइयों को और तमाम क्रिश्चियन भाइयों को सलाम पेश करता हूँ और तमाम मुसलमान भाइयों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा टॉपिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मर्दाना कमजोरी के ऊपर पहला सेगमेंट आया था इस चैनल का, लेकिन उसके बाद बीच में डेंगू बुखार की बढ़ती हुई बीमारी की वजह से हमने डेंगू बुखार का एक नुस्खा आपकी खिदमत में पेश किया, जो कि वर्ल्ड वाइड नुस्खा है और ऐसा नुस्खा दुनिया में कोई पेश नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे नुस्खे मैं वक्तन फ़क्तन आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर बात शुरू की जाए तो एक आम वैद्य हकीमों की तरह वही रस्मी तरीका के बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर, टाइमिंग के बड़े बड़े ख्वाब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को दूर करने के, लिंक टेढ़े को सीधा करने के बजाय हमने ये गलतियां दोहराई कि कुछ पार्टनर्स रखे हिंदुस्तान में, लेकिन उन्होंने जो बर्बादी की और उसको सब मुझे भुगतना पड़ा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड पे मेरा एक नाम है। अपने उस नाम के लिए और अल्लाह की मखलूक की जनता के साथ इंसाफ के लिए मैंने उसको बहुत भुगता। तो बात हो रही थी मर्दाना कमजोरी की। मर्दाना कमजोरी में हमारे जिस्म में, बाकी चीज़ों पर डायरेक्ट बात करने से पहले, हमारे जिस्म में मल्टीविटामिन्स की कमी, टेस्टोस्टेरोन का किरदार किस तरह हमारी बॉडी के ऊपर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में और टाइमिंग पे असरअंदाज होता है, हम अपने इस चैनल की सेकंड वीडियो ऑफ सेक्स जो है वो आज विटामिन डी और विटामिन K2 से इसका आगाज करेंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी जिस्मानी हालत पे अंदाजा होना चाहिए कि आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और टाइमिंग की कमी का जो शिकार हुए हैं, वो कौन सी अलामतें हैं जो आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी को और दूसरे विटामिन की कमी को ज़ाहिर करती है। विटामिन डी का मरीज जब सुबह उठता है तो फ्रेश नहीं उठता, चाहे वो 10 घंटे तक सोता रहे,
पट्ठों में दर्द होता है, पट्ठे अकड़े हुए होते हैं। बाज़ लोग जिस्म को गर्मी देने के लिए काफ़ी पीते हैं, जिससे दिल की धड़कन तेज़ और बीपी बढ़ जाता है। जिनके जिस्म में चर्बी हो, कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ हो, वो काफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उनका बीपी हाई हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। चाहे उम्र 30 साल ही क्यों ना हो, हर चीज़ में अदम दिलचस्पी, हर वक्त आदमी चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा करता रहता है बीवी बच्चों पर और अपने अजीज़ों कुर्बा पर और मिलने जुलने वालों पर। वो हर वक्त चिड़चिड़ाहट का शिकार रहता है और बावजूद मल्टीविटामिन खाने के, विटामिन सी और विटामिन डी के बाद खाने के बावजूद विटामिन डी 40 हो, तो जो कि मेरे नज़रिए के मुताबिक कम से कम 50 से 80 होना चाहिए, लेकिन हमारी मेडिकल की झूठी रिसर्च 30 विटामिन वाले को ओके कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर विटामिन डी 50-80 के दरमियान होता है तो 70 साल की उम्र में भी आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, पट्टों में खिंचाव, टूट फूट बहुत कम होती है। ये अलामतें उस आदमी की हैं जिसके जिस्म में विटामिन डी 3 की मकदार जो है वो 50 से 80 तक होती है। बाज़ दफ़ा विटामिन के मरीजों का सीबीसी भी नॉर्मल होता है, किडनी के टेस्ट भी नॉर्मल होते हैं, थायराइड, तमाम चीज़ें वर्क नॉर्मल हालत में कर रही होती हैं। लिपिड प्रोफाइल हत्ता कि हर चीज़ नॉर्मल आती है। मरीज बज़ाहिर हेल्दी फिट नज़र आता है, 30 से ऊपर विटामिन नॉर्मल होता है, मगर 40 होने के बावजूद ये प्रॉब्लम बंदे को बाकायदगी से आती है। जब तक 45 विटामिन बी बंदों को प्रॉब्लम में ही मुब्तला रखता है, 50 और 80 के दरमियान विटामिन डी होता है, तो आपकी बॉडी जो है उसके तमाम फेल जो है वो बिल्कुल सही काम करते हैं। मैं ये समझता हूं कि इसकी रेंज 50 से 70 तक होनी चाहिए, कम से कम 50 से 70 के दरमियान, और अगर 80 तक है तो चार्मिंग है। 100 से ज़्यादा इसकी रेंज नहीं होनी चाहिए। मेरे तजुर्बे में जिन लोगों ने अमल करके 40 से 20 दर्जा बढ़ाकर अमल किया, उनकी हालत बहुत बेहतर होनी शुरू हो गई। 80% बेहतर महसूस करने लगे और बाज़ बंदे विटामिन डी की रेगुलर सप्लीमेंट लेने के बावजूद विटामिन डी को नहीं बढ़ा पाते, ताकि रोजाना 500 इंटरनेशनल यूनिट भी वो यूज़ करते हैं। मगर इन तमाम बातों को आप मद्देनजर रखें कि स्वाय अपने उस महालत से जो आपकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से विटामिन डी या विटामिन K2 या विटामिन B12 या विटामिन B6, जो कि इनके साथ लाजमी कम और ज्यादा होते हैं, अपनी मर्जी से आप इस्तेमाल ना करें। और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि विटामिन डी की मकदार जिस्म में 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये 70 और 100 के अंदर हो तो आप खुद को फिट महसूस करते हैं और उनको ऐसा लगता है बूढ़े से बूढ़े आदमी को जैसे वो दोबारा जवान हो गए। इसकी लाइट बंद कर दूंगी, रोके। इसके अलावा वो लोग जिनका विटामिन डी खाने के बावजूद इम्प्रूव नहीं हो रहा, वो खुद को धूप भी लगवा रहे हैं, उनको विटामिन डी के साथ मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम को ऐड करना चाहिए। मैग्नीशियम करता क्या है, ये विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है,
अगर विटामिन डी में विटामिन K2 ऐड कर दें तो विटामिन डी के रिएक्शन को 4 चांद लग जाते हैं, मगर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक विटामिन डी के एक्शन बहुत तेज हो जाते हैं। इस तरह विटामिन डी में मैग्नीशियम को शामिल करने से उसका रिएक्शन बढ़ जाता है। अब देखना यह है कि विटामिन डी का असल काम क्या है। अपने टारगेट तक ये कैल्शियम को पहुंचाता है, तो मैग्नीशियम जब ऐड करें तो विटामिन डी के साथ कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाती है, और कैल्शियम हमें बाहर से या अपने मल्टीविटामिन से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम हमें अपनी खुराक से मिल जाता है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी ने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए विटामिन डी पे चूंकि कैल्शियम की लोग कमी महसूस करते हैं, लिक्विड कैल्शियम हमारी जिस्म में वाफर मकदार में मौजूद होता है। कॉफ़ी, चाय, रोटी, अदरक सब से ले रहे होते हैं, सिर्फ उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो रुक जाती है। अगर आपकी उम्र 45 से कर चुकी है तो विटामिन K2 के साथ इस्तेमाल करें। पूरी बॉडी, खास तौर पर दिल की सेहत को बहुत बेहतर लगेगा। अगर K2 ऐड नहीं करना चाहते हैं तो मैग्नीशियम इसके साथ ऐड कर लें, तो रिजल्ट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। और वो लोग खास तौर पर जिनको माजी में या मौजूदा दिल का मसला है, K2 जरूर लें। जिनकी आंतों में चर्बी है, दिल का मसला है या जाना रह चुका है, उन लोगों को, डॉक्टरों को मैं, अपने भाइयों को यह कहूँगा कि K2 ऐड करने से कैल्शियम की जो डेपोजिशन है आर्टरीज के अंदर वो रुक जाती है। गुर्दों के अंदर जिनके सॉफ्ट टिश्यू कैल्सी वैक्सीनेशन जिसको कहते हैं वो नहीं होती। मैग्नीशियम हमारी हड्डियों का हिस्सा है। मैग्नीशियम भी कैल्शियम की तरह कुछ रोल लगता है, मगर इसके बॉडी में कुछ और फंक्शन भी होते हैं जैसे कैल्शियम के होते हैं। कुछ लोगों में मैग्नीशियम की कमी आम लोगों के मुकाबलों में ज़्यादा होती है। वो कौन से लोग हैं, मैं आगे आपको इसके बारे में बताता हूँ। विटामिन D3 प्लस मैग्नीशियम इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदे हैं। इन लोगों को जो मैग्नीशियम की कमी का शिकार है, तो 1 महीने के इस्तेमाल से इंसान बेहतरीन हशाश विशाल खुल खाकर खुश और थकावट, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, बार बार गुस्सा आना, कमजोरी, डिप्रेशन, इन सब बीमारियों से निजात पा जाता है। मगर इसकी सेटिंग आपका डॉक्टर, आपका वैद्य, आपका हकीम आपकी बॉडी के निज़ाम को देखते हुए करता है। इन बातों से पता चलता है कि मैग्नीशियम की क्या अहमियत है। वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिनसे लोगों में, जिनके अंदर मैग्नीशियम की कमी चल रही होती है, मैग्नीशियम की कमी का शिकार जो लोग होते हैं उनका पेट हर वक्त ख़राब रहता है। उनके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी होती है। जो लोग हाईपोटेंसी का, हाई डिप्रेशन का शिकार रहे और हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं और हाईपोटेंसी मेडिसिन यूज़ करते हैं, उनके अंदर भी मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। उनको मालूम ही नहीं होता, क्योंकि हालत वैद्य, हकीम, डॉक्टर ना बताते हैं, ना उनकी तवज्जो इस तरह मबजूल करवाते हैं, ना खुद करते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं और वो क्लियर आते हैं। इस तरह ऑटो न्यूक्लियर इम्यून सिस्टम है, इस पर भी कभी मैं इंशाल्लाह सेगमेंट डालूंगा। जो डिस्टर्ब होता है तो इंसान की बॉडी पर उसके क्या असरात होते हैं। इसके अलावा जो लोग मेबराजोल की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उनको भी मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। वो लोग जो एंटीबायोटिक का कोर्स कर रहे हैं उनको भी मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। वो लोग जो शराब नोशी करते हैं उनको भी मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। और जिन लोगों की आंतें कमज़ोर हो उनको भी मैग्नीशियम की कमी होती है। मैग्नीशियम जब भी इस्तेमाल करें उसके साथ जिंक का इस्तेमाल ज़रूरी है, क्योंकि इससे दोनों का कायदा मिलकर जिस्म के अंदर आर्टरीज का जो फंक्शन है बहुत अच्छा हो जाता है। खुराक में सब्ज़ पत्तों वाली तमाम सब्जियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। बादाम, काजू, कद्दू के बीज,
और चने, केला वगैरह, दूध, दही, सब के अंदर मैग्नीशियम जो है वो मौजूद होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि मैग्नीशियम की कमी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाए। ऐसा टेस्ट करवाने की कतई जरूरी नहीं, क्योंकि यह कॉमन BA लेवल नहीं होता इसका कभी भी। खुराक के लिए जो आप मैग्नीशियम लेते हैं वो ज़्यादा देर तक खून में ठहरता नहीं। जज़बशुदा मैग्नीशियम की तकरीबन 1% मकदार खून में तैरती रहती है, बाकी ये फ़ौरन जाकर खुलियों का हिस्सा बन जाती है और हड्डियों का हिस्सा बन जाता है। इंटरनेशनल मैग्नीशियम इसी को कहते हैं। इसीलिए आप अगर इसका टेस्ट भी कराएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर डिसेबल्स और पूरा जिस्म में जो है खाने के बाद ज़्यादा देर तक रुकता नहीं और 1% तक सिर्फ खून में तैरता है, बाकी पट्ठों का और हड्डियों का हिस्सा बन जाता है। तो मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है कि मुख्तलिफ किस्म के वैद हकीमों से सेक्सुअल ट्रीटमेंट करवाने के बजाय सबसे पहले समझें कि आपकी बॉडी में क्या मुतासरात हैं। टेस्टोन के ऊपर भी मैं वीडियो डालूंगा। पहले मैं विटामिन्स की वीडियो पूरी कर दूं, अगला सेगमेंट भी वीडियो का जो है वो विटामिन्स का ही लगाऊंगा, ताकि नए सिरे से आप भाइयों की पूरी। हमने हिंदुस्तान में पिछले 2 साल में 10,000 से ऊपर पेशेंट पे काम किया। हमें पता चला कि हर तीसरा बंदा हिंदुस्तान में विटामिन D3 का और टेस्टोन की कमी का शिकार है। हर तीसरा बंदा। ये अलामतें इसीलिए आप भाइयों की खिदमत में पेश की जा रही है, ताकि आप अपनी बॉडी का एग्जाम करें। और इंशाल्लाह मेरा नंबर है, किसी वक्त भी आप सवाल जवाब के लिए भी मुझसे बात कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। ममा अलैना इल्लल बलाग।